वेलकम टू हॉन्टेड टेल्स। हम लेकर आए हैं कहानी हमजाद का एपिसोड 7। अब मेरा चिल्ला पूरा हो चुका था। जब मैं रात के वक्त चौराहे पर खाना रखकर वापस आया तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना हल्का हो गया हूं। जैसे पिछले 40 दिन मैं किसी और दुनिया में था। मैं बहुत बेफिक्र था, लेकिन थकान मेरी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। मेरे पैर, मेरी कमर, मेरे हाथ सब ढीले पड़ चुके थे। लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी खुशी थी, एक गर्व जैसा एहसास था। मैंने वो कर दिखाया था जो लाखों में से कोई एक ही कर पाता है। मैं जैसे ही कमरे में आया देखा असलम गहरी नींद में सो रहा था। बेचारा पिछले 40 दिन मेरे लिए भागदौड़ करते करते थक गया था। खाना लाना, मेरा ध्यान रखना, वो सब उसने बिना किसी शिकायत के किया। उसका सोता हुआ चेहरा देखकर मुझे यकीन हो गया कि रात जो भी मेरे सामने आया था, जो गेट तोड़कर अंदर घुसना चाहता था, वो असलम नहीं था। वो कोई और था, कोई ऐसी शक्ति जो चाहती थी कि मेरा चिल्ला टूट जाए। मैं धीरे से असलम के पास गया और उसका कंधा हिलाकर कहा, असलम उठ। वो धीरे से आंखें खोलता है, उंगलियों से आंखें मलता है। हाँ रहीम, क्या हुआ? मैंने उसे सीधा पूछ लिया। असलम, रात को तुम मेरे कमरे में आए थे, गेट पर आवाज दी थी। उसने तुरंत मना कर दिया। नहीं रहीम, मैं तो खाना रखकर सीधा अपने कमरे में सो गया। तुम्हारे कमरे में तो पूरी रात नहीं आया। बस ये सुनकर मेरा यकीन पत्थर की तरह मजबूत हो गया। वो असलम नहीं था, वो कोई और था, कोई जो मुझे मेरा चिल्ला पूरा नहीं करने देना चाहता था। मैंने गहरी सांस ली और असलम की तरफ देखा। असलम, मेरा चिल्ला पूरा हो गया। मैंने वो कर दिखाया जो लाखों में एक करता है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। सच रहीम, मुझे पता था तू कर लेगा, तू हिम्मत वाला आदमी है। उस दिन हम दोनों बहुत देर तक बैठकर बातें करते रहे। असलम खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मेरे दिल से भी डर का बोझ कम होने लगा था। 40 दिन का चिल्ला कोई मजाक नहीं होता। इतनी मुश्किल के बाद अब मैं अपने आप में एक अजीब सा गर्व महसूस कर रहा था। मैं हंसकर बोला, असलम एक बात बता, हमजाद मेरे पास अब कब आएगा? मेरी बात सुनकर असलम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम मुझसे ऐसे पूछ रहा है जैसे मैंने पहले कभी हमजाद रखा हो। हम दोनों हंस दिए। फिर मैंने कहा, असलम, चिल्ला तो पूरा हो गया, अब हमजाद को आना ही होगा, लेकिन पता नहीं कब। 2 दिन हो चुके थे, लेकिन हमजाद अभी तक मेरे पास नहीं आया था। मेरे अंदर फिर से बेचैनी बढ़ने लगी। कहीं मैंने कोई कमी तो नहीं छोड़ी? यह सवाल मेरे दिमाग को अंदर से चबा रहा था। असलम मुझे तसल्ली देता, रहीम चिंता मत कर, जो शर्तें थीं तूने पूरी की हैं, हमजाद जरूर आएगा। लेकिन मैं फिर भी परेशान था। एक अजीब सी बेचैनी मेरे सीने में घूम रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी चीज का इंतजार हो। दोपहर का वक्त था। मैं और असलम बाहर आंगन में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक से गेट पर जोर की दस्तक हुई। असलम ने कहा, मैं देखता हूं। वो बाहर गया। मैं उसकी आवाज सुन रहा था। वो किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज में हैरानी थी। असलम वापस आया और बोला, रहीम कोई अजनबी है, पूछ रहा ये मकान किराए पर मिलेगा क्या? मैंने बोला, अजीब आदमी है, ये किराए का मकान नहीं, मना कर दो। असलम बोला, मैंने मना किया था, पर वो कह रहा है कि उसे सिर्फ यही मकान चाहिए। मेरी भौंहों में सिलवटें पड़ गई। क्यों? इस घर में ऐसा क्या है? मैं खुद गेट तक गया। एक आदमी लंबी चादर ओढ़े खड़ा था, चेहरा आधा ढका हुआ। उसने शांत गहरी आवाज में कहा, भाई मुझे यही मकान चाहिए, किसी और में नहीं रह सकता। मैंने कहा, यह घर किराए का नहीं है, तुम्हें इस मोहल्ले में और घर मिल जाएंगे। लेकिन फिर मुझे एक अजीब सी चीज महसूस हुई। उस आदमी की आवाज बिल्कुल मेरी आवाज जैसी थी, बस एकदम मेरी ही परछाई। मैं तुरंत होशियार हो गया। मैंने कहा, तुम हो कौन? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से चादर अपने चेहरे से हटा दी। वो आदमी मेरे जैसे ही दिख रहा था। एक एक नक्श, एक एक लकीर, सब मेरी ही अक्स, मेरी ही तरह चेहरा, मेरी ही आंखें, मेरी ही शक्ल। मेरे पूरे बदन में सर्दी की लहर दौड़ गई। मेरे होठ खुलते बंद होते रहे, मेरे जुबान पर लफ्ज अटक गए। मैं बस धीरे से बोल पाया, हमजाद।
वो अदब से झुक गया। जी आका, मैं आपका हमजाद हूं, आपका अक्स, आपका साया। आपने मुझे काबू किया है और अब मैं आपके हुक्म में हूं। उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए, डर के नहीं, गर्व के। 40 दिन का चिल्ला, रात रात का डर, न जाने कितने वहम, कितने हमले, कितने साए, आखिर सब रंग ला गया था। मैंने धीरे से पूछा, तुम मेरे साथ कब तक रहोगे? हमजाद ने झुककर जवाब दिया, जब तक आप जिंदा हैं आका, मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन एक शर्त है, आपको हमेशा पाक साफ रहना होगा और वजू में रहना होगा। मैंने तुरंत कहा, मैं रहूंगा और मैं तुम्हारा इस्तेमाल गलत काम के लिए नहीं करूंगा। हमजाद ने हल्का सा मुस्कुराया, आपका दिल साफ है आका, इसीलिए आपने मुझे काबू किया है। उसने फिर कहा, लेकिन एक बात ध्यान रहे, आप मुझे जब भी बुलाएंगे वजू में रहना होगा, दिल से मुझे याद करना होगा, बस मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैंने हां में सिर हिला दिया। मेरा दिल इतना खुश था कि मैं उसे असलम से मिलवाना चाहता था। चलो तुम्हें असलम से मिलवाता हूं। लेकिन हमजाद ने तुरंत मना कर दिया, आका, मैं आपके सिवा किसी को नजर नहीं आऊंगा और अभी असलम को मेरे बारे में मत बताएं। वो आपका दोस्त है, लेकिन अगर उसने गलती से कहीं बोल दिया कि आपके पास हमजाद है तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। उसकी बात बिल्कुल सही थी। मैंने उसकी बात मान ली। ठीक है, तुम जा सकते हो अब। हमजाद ने अदब से झुककर कहा, आका, हुक्म। और अगले ही पल हमजाद गायब हो जाता है। मैं असलम के पास वापस आ जाता। हम दोनों आंगन में बैठे थे। आज पहली बार ऐसा था कि मुझे असलम के घर जाने का इंतजार था। पहले कभी मैं इंतजार नहीं करता था क्योंकि मुझे डर होता था अकेलापन से। लेकिन आज मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। रात को जब असलम अपने घर जाने लगा तो मुझे लगा किसी ने मेरी छाती के अंदर से एक आवाज निकाली हो, अब वक्त आ गया है। जैसे ही असलम अपने घर गया, मैं बिल्कुल अकेला रह गया। मैं तुरंत सीधा खड़ा हो गया। दिल तेज धड़क रहा था। आज पहली बार मुझे अपने हमजाद को बुलाने का शौक नहीं, बल्कि एक अजीब सी तड़प थी। मैंने धीरे से आवाज दी, हमजाद। एक पल को खामोशी छा गई। फिर हवा में एक ठंडी सी लहर उठी। फिर अचानक से मेरे सामने एक परछाई सी बनी और वो धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगी। हमजाद, मेरा हमजाद। वो अदब से झुककर बोला, आका, हाजिर हूं। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। मैंने कहा, हमजाद, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं। तुम नहीं जानते मुझे कितनी खुशी हो रही है। हमजाद ने सीधी आंखों में देखकर कहा, आका, आप खुश हो यही मेरे वजूद का मकसद है। आप हुक्म करें। मेरी सांसों में हल्का सा बूझ था। कुछ बातें मेरे दिल में कब से दबी हुई थीं। मैं बस इतना कह पाया, मुझे अपने भाइयों के बारे में जानना है। हमजाद ने सर झुकाकर कहा, कौन से भाई के बारे में आका? मैंने कहा, मेरा बड़ा भाई जो शहर छोड़कर चला गया था, मुझे उसकी हालात का पता लगाना है। हुक्म आका। ये कहकर वो पल भर में गायब हो गया। कुछ वक्त बाद हमजाद फिर हाजिर हो गया। वो बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे हर राज लिखा हुआ था। आका, मैं सब देख कर आया हूं। मैंने सांस रोककर पूछा, मेरे भाई के हालात कैसे हैं? हमजाद ने कहा, आपके भाई बहुत अच्छी हालत में हैं। उनके एक बेटा और एक बेटी भी हैं। उनके पास पैसा भी है, सुकून भी और जिंदगी का हर आराम भी। लेकिन मैं तुरंत बीच में बोल पड़ा, लेकिन क्या? हमजाद ने हल्की सी सांस लेकर जवाब दिया, लेकिन आपका भाई पूरी तरह अपनी बीवी और ससुराल के कब्जे में है। वो उन्हीं की बात सुनते हैं।
आप उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते आका। मेरे दिल में जैसे किसी ने तीर चला दिया हो। मैं चुप हो गया। हमजाद मेरी आंखों में देखकर बिल्कुल सच कह रहा था। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, तुम जाओ, मेरे दूसरे भाई के बारे में पता लगाओ। जो हुक्म। और फिर वो वापस गायब हो गया। इस बार मेरे पैर ठंडे पड़ गए, मेरे होंठ सूख गए। मुझे अंदाजा हो गया था कि जो सच पहले भाई के बारे में सुना वो दूसरे के बारे में और ज्यादा चुभेगा। थोड़ी देर में हमजाद दोबारा नजर आया। उसने कहा, आका, मैंने आपके दूसरे भाई को भी देखा। वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी हालत भी अच्छी है, उनके घर में कोई तंगी नहीं है। वो बस आपको अपनी हालत गलत बताते हैं ताकि आप उनसे पैसे ना मांगे। वो बीमार होने का नाटक कर रहा था। सब कुछ उसकी बीवी के कहने पर हुआ। मेरा दिल नीचा हो गया, आंखों में आंसू आते आते रुक गए। तो ये था असली सच। उन लोगों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं बहुत देर तक कुछ नहीं बोल पाया। फिर आखिर में मैंने धीरे से कहा, हमजाद, मुझे पैसा चाहिए। हमजाद ने पूछा, कितना पैसे आका? मैंने कहा, बहुत ज्यादा, इतना कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकूं, अपने ऐश पूरे कर सकूं। अब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। हमजाद ने बस एक बार सर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे आका। फिर वो पल भर में गायब हो गया। मैं कमरे में बैठा हुआ बस सांस ले रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सा भूख जैसा एहसास था, जैसे मैं सालों से भूखा था, प्यार का, इज्जत का और पैसों का। अचानक कमरे का दरवाजा हल्का सा हिला, फिर हवा में एक परछाई सी उभरी और हमजाद वापस आ गया। इस बार उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। वो मुझे देकर बोला, आका, ये पैसे आपके हैं। मैंने जैसे ही थैला खोला, मेरे होश उड़ गए। उसमें इतने सारे पैसे थे कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। नोट ऊपर तक भरे हुए थे। एक पल के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं थैला दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गया। मैंने धीरे से कहा, इतने पैसे? मैं तो इससे घर बदल सकता हूं, अपनी जिंदगी पूरी बदल सकता हूं। हमजाद ने मुस्कुराकर कहा, आका, अब आपके पास वो सब है जो आप चाहते थे। मैं पैसे देखते देखते सोच में पड़ गया। अगर मैं घर को पूरा नया बना दूं तो मोहल्ले वाले शक करेंगे, लोग सवाल करेंगे, बातें करेंगे, अचानक रहीम के पास इतना पैसा कैसे आ गया? ये बात मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया, मैं अपना घर बदलने वाला काम अभी नहीं करूंगा। मैंने पैसे का एक हिस्सा निकालकर खरीदारी के लिए रखा, खाने पीने का सामान लाया, घर की जरूरतें पूरी की और बाकी सारे पैसे अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। थोड़ी देर में जब मेरे पास सब सामान आ गया, मेरे अंदर इतना सुकून था कि मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। मैं बेड पर लेट गया। खुशी इतनी थी कि नींद मेरी आंखों से दूर थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कब मैं सो गया। मैं बहुत गहरी नींद सो रहा था कि अचानक गेट जोर जोर से बजने लगा। मैं होश में आया, आंखें मलकर उठा। फिर बाहर से आवाज आई, रहीम, रहीम, दरवाजा खोलो। ये असलम की आवाज थी। वो मुझे पुकार रहा था। जैसे ही मैंने गेट खोला, सामने असलम खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल उदास, परेशान और थका हुआ दिख रहा था। मैं एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि असलम हमेशा हंसमुख रहता था, हंसकर बात करता था, लेकिन आज वो बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। मैंने तुरंत उससे पूछा, असलम, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? उसने बिना कुछ बोले अंदर आ गया। जब मैंने दोबारा पूछा, तब जाके उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा मुश्किल में हूं। मैंने उसके पास बैठकर कहा, सीधा बताओ, क्या मुसीबत आ गई है? तुम्हारी हालत देखकर तो लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात है। उसने कहा, अरे रहीम, तुम तो जानते ही हो,
मेरा रिश्ता बचपन से चचा की बेटी शाहीन से हो रखा है। हम दोनों को सब लोग हमेशा एक साथ ही सोचते आए हैं। माँ बाबा ने भी सोचा कि चचा को याद दिला दिया जाए, क्योंकि अब मेरी शादी की बात चल रही थी। उसकी आंखों में दर्द था जो छुपा नहीं पा रहा था। असलम, फिर? मैंने हल्की सी आवाज में पूछा। फिर क्या रहीम? असलम बोलने लगा। माँ बाबा चचा चाची के घर गए। सोचा था खुशी होगी, सब एक दूसरे से गले मिलेंगे, लेकिन वहां जाकर वहां उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो सुना, उससे उनके होश उड़ गए। चचा ने कहा कि शाहीन की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं। वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। कभी हंसती, कभी रोती, कभी चीखती, कभी चुपचाप दीवारों को देखते रहता है, और कभी कभी तो दौरे पड़ते हैं जैसे कोई उसके जिस्म में घुसकर उसे हिला रहा हो। मैं एक पल के लिए चुप हो गया। मेरे अंदर हल्की सी घबराहट बैठ गई। मैंने असलम का चेहरा देखा, वो सच में टूट चुका था। उसने माँ बाबा की मजाक उड़ाई है, कभी उन पर हंसती है, कभी उन्हें इग्नोर करती है, कभी उन्हें पहचानने से इनकार करती है, यहां तक कि उसने माँ बाबा से बदतमीजी तक की है। वो शाहीन जो एक मुस्कुराहट से घर रोशन कर देती, उसके मुंह से ऐसे लफ्ज मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। असलम थोड़ा सोचा। लगभग कोई 1.5 महीना हो गया। तब वो बिल्कुल ठीक थी। हंस मुस्कुराकर बात करती थी, मुझे देखकर शर्माती थी, नॉर्मल थी। मैंने उलझन में कहा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 1.5 महीने में ही इतना बड़ा बदलाव आ गया? असलम ने जोर से सांस ली। पता नहीं। मैंने कहा, किसी मौलवी, पीर या बाबा को दिखाया? असलम ने सिर झुकाकर कहा, हां, चचा चाची ने सब जगह दिखा लिया, लेकिन सबका एक ही जवाब, इस पर बुरा साया है जो उतर नहीं रहा। मैंने सीधा पूछा, असलम, तुम चाहो तो मैं शाहीन से मिल सकता हूं। शायद मैं कुछ समझ पाऊं, शायद कोई रास्ता निकल आए। असलम ने तुरंत सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद चमकी। रहीम, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? मैंने कहा, हां बिल्कुल, तुम मुझे उसके यहां ले चलो। अगले दिन वो मुझे शाहीन के घर ले गया। घर बहुत पुराना था। दीवार में दरारें, छत से प्लास्टर उतर रहा था, दरवाजा आधा टूटा हुआ। गरीबी एक एक चीज से झलक रही थी। मैं खामोशी से अंदर गया। शाहीन के पापा बैठक में बैठे थे। असलम ने उनका परिचय कराया। मैंने उनसे सलाम दुआ की और कहा, मैं असलम का दोस्त हूं। असलम ने मुझे शाहीन के बारे में बताया। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं जो इन सब चीजों का इलाज करते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये बात पूरी करता, उससे पहले ही शाहीन की अम्मी गर्म हो गईं। उनके चेहरे पर गुस्सा जैसे फूट पड़ा। हमारा घर कोई तमाशा नहीं है, हम पहले से ही परेशान हैं, और तुम लोग यहां हमें और जलील करने आए हो। मैं हैरत में पड़ गया। मैं तो उनकी मदद करने आया था। चाची की आवाज थी, हमने असलम की अम्मी को भी कह गया है कि अपने बेटी की शादी कहीं और कर ले। हमारी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसे में शादी कैसे करे? उनके लफ्ज तीर की तरह दिल में लगे। मैंने संभलते हुए पूछा, चाची जान, शाहीन की हालत ऐसे कैसे हो गई? 1.5 महीने पहले तो बिल्कुल नॉर्मल थी। शाहीन की अम्मी की आंखों में आंसू भर आए। वो रोने लगी। एक दिन वो छत पर कपड़े फैलाने गई थी, लेकिन जैसे ही नीचे आई वो बदल गई, एकदम से बिल्कुल बदल गई। अजीब सी हरकतें, अजीब सी नजर, अजीब सी बातें। अगले दिन बुखार चढ़ गया। उसके बाद से तो जैसे हमारी शाहीन, हमारी बेटी कहीं खो गई। मैं सोच में पड़ गया। कुछ तो गलत था, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा। मैंने संभल कर कहा, चाची, एक बार, सिर्फ एक बार शाहीन से मिलने दीजिए। मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा, बस देखना चाहता हूं। शाहीन के पापा अचानक गुस्सा होकर खड़े हो गए। बस, तुम क्या हकीम हो, बाबा हो, पीर हो? क्या समझते हो अपने आप को? जाओ यहां से, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। उनकी आवाज इतनी कड़क थी कि असलम खुद घबरा गया। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, रहीम, यहां से चले चलो। मैंने असलम को धीरे से कहा, असलम, अब हमारी बेइज्जती हो रही है। ये लोग अभी बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं। चलो। हम दोनों वहां से शर्मिंदगी में उठाए। घर से बाहर आते ही असलम रो पड़ने के जज्बे में बोलने लगा, रहीम, अब क्या होगा? वो मुझे शाहीन से मिलने तक नहीं देते। आखिर ऐसा क्या हो गया एक लड़की को
कि असलम को भी मिलने से मना कर दिया? और शाहीन, वो ऐसे कैसे बन गई? मैं सख्त सोच में पड़ चुका था। मैंने उससे कहा, असलम, परेशान मत हो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, मुझे बस थोड़ा वक्त दो। उस रात मैंने हमजाद को बुलाया। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। शाहीन का अचानक बदल जाना, उसके दौरे, उसका अजीब बर्ताव, चाचा चाची का हम पर गुस्सा, असलम का टूट जाना, सब कुछ। मैंने हमजाद से कहा, शाहीन के बारे में पता लगाओ, सच क्या है, किस वजह से एक नॉर्मल लड़की अचानक ऐसी हो गई। हमजाद ने बस सर हिला दिया। फिर वो एकदम हवा में घुला और गायब हो गया। अंधेरा छाया हुआ था। मैं कमरे में अकेले बैठा था। इतने में हमजाद वापस आ गया और जो बात उसने मुझे बताई। हमजाद ने जो सच बताया वो ये था कि शाहीन बिल्कुल बीमार नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रही थी। ये सब पहले से सोची समझी साजिश थी जिसमें शाहीन और उसके माँ बाप दोनों शामिल थे। सच ये था कि शाहीन पर एक अमीर लड़का फिदा हो गया था। जब शाहीन के माँ बाप को पता चला कि वो लड़का बहुत रईस और पैसे वाला है, तो उन्होंने सोचा कि शाहीन की शादी उसी अमीर से करा देनी चाहिए। लेकिन शाहीन की बचपन में मंगनी असलम से हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक चाल चलने का प्लान बनाया। उनका प्लान ये था कि शाहीन को बीमार बता दिया जाए। असलम के माँ बाप जब देखेंगे कि शाहीन को दौरे पड़ते हैं, वो बीमार है, तो वो खुद ही रिश्ता तोड़ देंगे और बाद में शाहीन की शादी उस अमीर लड़के से कर दी जाएगी। लेकिन जब शाहीन का रिश्ता उस रईस लड़के से आ रहा था, तो शाहीन के माँ बाप ने उससे कुछ दिन का वक्त मांगा था, क्योंकि असलम के माँ बाप से रिश्ता जल्दी तोड़ने से रिश्तेदारी खराब हो सकती थी। इसलिए शाहीन की बीमारी का नाटक रच दिया गया। हमजाद की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हमजाद से कहा कि मुझे कुछ वक्त दो, मैं सोचकर बताऊंगा क्या करना है। मैं असलम के घर गया और उससे कहा, अपने चाचा चाची को बता दो कि हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। लेकिन असलम ने कहा, यार रहीम यार, मैं शाहीन से दूर नहीं रह सकता, तुम मुझे मिलाना चाहता है या अलग करना? मैंने असलम से कहा कि तुम एक बार ये बात अपने माँ बाबा के जरिए अपने चाचा चाची के यहाँ कहलवा दो, शाहीन की शादी तुझसे ही होगी। जब असलम के चाचा चाची ने यह खबर सुनी तो वो हैरान रह गए कि इतनी जल्दी असलम के घरवाले खुद कैसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। फिर मैंने हमजाद से कहा, अब जाकर मुझे उस रईस लड़के के बारे में सारी जानकारी ला कर दो, वो कौन है, क्या करता है। हमजाद ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, और ये कहकर वो वहां से गायब हो गया। मैं कमरे में इधर उधर टहल रहा था। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन हमजाद अभी तक वापस नहीं आया था। मैं उसका इंतजार ही कर रहा था कि अचानक से वो सामने हाजिर हो गया। उसने कहा, आका, मैंने पता लगा लिया है वो रईसजादा कौन है। वो नवाब असद है, बदायूं के नवाब का बेटा। हमजाद ने बताया, नवाब असद बहुत अय्याश और लड़कीबाज आदमी है। उसका तरीका ही ये है कि खूबसूरत लड़की को देखे, उससे मोह ले और फिर जब दिल भर जाए तो उसे घर से निकलवा देता है। शाहीन को भी वो कहीं देख चुका था, तभी उस पर लट्टू हो गया था। शाहीन भी उसकी दौलत और खानदान का नाम देखकर फिदा हो गई थी। हमजाद ने बताया, आका, अब जब असलम और शाहीन का रिश्ता टूट गया है, तो शाहीन ने ही उस नवाब को रिश्ता भेजने का पैगाम दिया है। नवाब असद बहुत खुश है। आज शाम को वो अपने रिश्तेदार चाचा को लेकर शाहीन के घर आएगा। शाहीन के माँ बाप पहले से तैयार बैठे हैं। मैंने पूछा, शाहीन के माँ बाप को असद की असली हकीकत पता है? हमजाद बोला, नहीं आका, उन्होंने बस उसकी दौलत के बारे में पता लगाया है, उसकी अय्याशी और गंदी आदतों के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं। मैंने कहा, उन्हें सच्चाई पता चलनी चाहिए। शाहीन की शादी असलम से ही होनी चाहिए। असलम अच्छा लड़का है, शाहीन भी बुरी नहीं, बस लालच में अंधी हो गई है। हमजाद बोला, आका, नवाब असद ठीक नहीं है। जिस चीज से उसका दिल भर जाता है उसे वो अपने घर से बाहर फेंक देता है। हो सकता है शाहीन के साथ भी वही हो, और ये बात शाहीन के माँ बाप के लिए जिल्लत भरी होगी। मैंने कहा, हमें ये सारी सच्चाई शाहीन के माँ बाप के सामने लानी होगी, चाहे शादी के दिन ही पर्दाफाश क्यों ना करना पड़े। और तुम्हें नवाब असद के चचा को अपने काबू में करना होगा, ताकि शादी तय करने में कम से कम 1 महीना लग जाए। हमजाद हैरान होकर बोला, आका, मैं समझा नहीं। मैंने कहा, तुम उसके चचा को काबू में करोगे, जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना। अब जाओ और शाम को अच्छी खबर लाना। हमजाद झुककर बोला, जो हुक्म मेरे आका, और गायब हो गया। शाम को जब हमजाद लौटा तो उसने कहा, आका, मैंने नवाब असद के चचा को काबू में कर लिया है। उस वक्त नवाब असद अपने चचा के साथ शाहीन के घर बैठा था। शाहीन के माँ बाप दोनों तरफ की बातें सुन रहे थे। सब लोग एक जगह जमा हो गए थे और जब शादी की तारीख की बात आई, तभी नवाब असद के चचा, जो अब मेरे काबू में थे, खुद बोल पड़े, शादी 1 महीने बाद होगी। नवाब असद एकदम हैरान रह गया। वो तुरंत बोला, चचा, हम तो घर से तय करके आए थे कि शादी 8-10 दिन में करनी है। अब यहां आकर आप अपनी अलग राय क्यों दे रहे हो? चच्चा ने बिल्कुल ठहरे हुए लहजे में कहा, बेटा,
मेरे जाने पहचाने एक बुजुर्ग आदमी ने कहा है कि ये पूरा महीना शादी के लिए ठीक नहीं है। नए रिश्ते इस महीने में नहीं जोड़ने चाहिए, इसलिए शादी 1 महीने बाद होगी। ये बात सुनकर शाहीन के माँ बाप ने भी सर हिला दिया। उनके लिए दौलत सब कुछ थी, तारीख क्या बदलना था। नवाब असद अंदर ही अंदर परेशान हुआ, लेकिन फिर सोचा, चलो कोई बात नहीं, शाहीन से ही तो शादी हो रही है, 1 महीना रुकने में क्या जाता है। इसलिए उसने कोई बहस नहीं की। हमजाद ने मुझे बताया, आका, मैंने उसके चचा को तब तक काबू में रख रखा था जब तक वो वापस अपने घर नहीं लौट आए। अगर बीच में कहीं असद या शाहीन के माँ बाप ने बात बदलवा दी होती या चचा से जल्दी शादी करने को कहा होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर हमजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, आका, जैसे ही चचा अपने घर के अंदर दाखिल हुए मैंने उन पर से काबू छोड़ दिया, लेकिन तब तक सब हो चुका था। चचा अब अपनी होशो हवास में वापस आ चुके थे, मगर उनको बिल्कुल याद भी नहीं था कि उन्होंने कब, कैसे, क्यों शादी 1 महीने बाद करने की बात बोली। इसलिए इस बार नवाब असद ने भी कोई सवाल नहीं किया। उसे लगा कि शायद चचा की वजह कोई वाजिबी होगी जो उसने समय पर समझी नहीं, और इस तरह शादी 8-10 दिन में होने से बदलकर पूरा 1 महीना आगे चली गई, बिल्कुल मेरे प्लान के मुताबिक। जब शाम हुई तो मैं शहर से दूर उस सुनसान इलाके की तरफ निकल गया। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। इस जगह के बीच एक बड़ा सा पुराना पेड़ खड़ा था, जैसे सालों से कोई वहां आता ही ना हो। मैं ठहरा, गहरी सांस ली और धीरे से हमजाद को याद किया, और 2 पल में हमजाद मेरे सामने हाजिर हो गया, सर झुकाए हुआ। जो हुक्म मेरे आका। हमजाद, मुझे एक सोने का घड़ा चाहिए, पूरा भरा हुआ। उसने 1 पल भी नहीं लगाया। जो हुक्म मेरे आका, ये कहकर वो हवा में घुल गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया। इस बार उसके हाथ में सोने से लबालब भरा हुआ एक बड़ा सा घड़ा था, जो अंधेरे में भी चमक रहा था, जैसे उसके अंदर सूरज का टुकड़ा दबा हो। मैंने बिना एक शब्द कहे उस पेड़ के नीचे जमीन खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी थोड़ी गीली थी, लेकिन घड़ा दबाने लायक जगह मिल गई। हमजाद बिल्कुल चुप खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने वो घड़ा गड्ढे में रखा, अच्छी तरह से मिट्टी से ढक दिया, फिर अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला, वही जो मैंने जानबूझकर रखा था, और उसे मिट्टी के ऊपर रख दिया। घड़ा दबाकर मैं सीधा वहां से निकल गया और असलम के घर पहुंच गया। रहीम, मैंने देखा वो कितना थका हुआ, उदास और बेचैन लग रहा था। असलम, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैंने कहा ना, सब ठीक होगा, तुम्हारी शादी शाहीन से ही होगी। उसने ठंडी सांस ली। रहीम, मेरा दिल बिल्कुल बेचैन है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो घूम कर आते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा। रहीम, मेरा मूड, चुप, बिल्कुल चलना है बस। उसका मन ना होने के बावजूद मैं उसे जबरदस्ती घर से बाहर लेकर आ गया। हम सीधे उसी रास्ते पर चल दिए जहां थोड़ी देर पहले मैंने वो घड़ा दबाया था। रास्ता सुनसान था और हम दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए चल रहे थे। कभी असलम शाहीन का जिक्र करता, कभी अपनी परेशानियों का। मैं हर बात पर उसका हौसला बढ़ाता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ी देर में उसकी जिंदगी पलटने वाली है। कुछ वक्त बाद हम उस बड़े पेड़ के पास पहुंच गए। मैं जानबूझकर पेड़ के ठीक नीचे आकर बैठ गया, लेकिन असलम की नजर अभी तक उस सोने के सिक्के पर नहीं पड़ी थी। फिर अचानक, अरे रहीम, देखो ये क्या है? असलम की आवाज निकल गई। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। कहाँ? अरे ये तो सोने का सिक्का लग रहा है। मैंने तुरंत मिट्टी खोदने का नाटक शुरू कर दिया। असलम, जल्दी मदद कर। असलम तुरंत झुक गया और मेरे साथ मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी थोड़ी सी हटी ही थी कि नीचे कुछ सख्त चीज से टक्कर लगी। असलम ने घबरा कर कहा, रहीम, नीचे कुछ है। मैंने ज्यादा तेजी से मिट्टी हटाई और फिर धीरे धीरे घड़े का मुंह दिखने लगा। असलम की सांस अटक गई। रहीम, ये तो घड़ा लग रहा है। हम दोनों ने मिलकर मिट्टी पूरा हटा दी और सामने था प्योर सोने से भरा हुआ घड़ा। ऊपर तक सिक्के चमक रहे थे, इतने कि आंखें चुंधिया जाएं। असलम की आवाज कपने लगी। रहीम, ये तो सोने से भरा घड़ा है। मैं बिल्कुल मासूमी से बोला, हाँ असलम, और ये तुम्हारा है।
पहली नजर तुम्हारी पड़ी थी। नहीं रहीम, वो तुरंत मना करता रहा। ये हम दोनों का है, आधा आधा, वरना मैं नहीं लूंगा। मैंने उसे मनाने की कोशिश की। अरे असलम, ये सब तेरे लिए ही। उसने बात काट दी। नहीं रहीम, दोनों का है। जो पहले इसे यहां दबाकर गया होगा, शायद या तो वो चोरी के डर से गया होगा या फिर वो कभी लौट कर नहीं आया। जो भी हो, ये हमारे नसीब में लिखा था। मैंने उसकी बात मानी। फिर हम दोनों ने फैसला किया कि रात होने का इंतजार करेंगे। अंधेरा गहरा होगा तभी घड़ा घर ले जाएंगे। तब तक हम दोनों पेड़ के नीचे ही बैठकर बातें करते रहे। हमारी खुशी का एक अलग ही नशा था। हमें प्यास भी लग रही थी, थकान भी थी, लेकिन सोने का घड़ा देखकर सब कुछ भूल गए थे। रात होते ही हम दोनों ने घड़ा उठाया, उसे कपड़े में लपेटा और छुपके घर की तरफ चल दिए। रास्ता लंबा लग रहा था। जब हम असलम के घर के पास पहुंच गए, असलम रुक गया और बोला, रहीम, अभी के लिए इसे तुम अपने घर ले जाओ। मैं अपने घर में किसी को नहीं बताना चाहता। 2 दिन तक इसे मत छूना। पता नहीं जिसने इसे छुपाया था वो वापस ढूंढते हुए आ जाए, या किसी ने हमें देख लिया हो, इसलिए 2 दिन बस, फिर देखते हैं। मैंने सिर हिला दिया। जैसा तुम चाहो। मैं घड़ा लेकर अपने घर आया और बहुत संभाल कर एक पुरानी संदूक में छुपा दिया। मैंने खुद से सोचा, ये सब मैंने असलम के लिए किया और किसी को कभी नहीं बताना। चाहता तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर आदमी बन सकता था, लेकिन मैं जानता था हमजाद का इस्तेमाल एक हद से ज्यादा करना मुश्किल और तबाही ला सकता है। इसलिए मैं सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करता था जितना जरूरी हो। उस रात घर की खामोशी में चुपचाप बैठे हुए मैं सिर्फ एक बात सोच रहा था, आज असलम की किस्मत बदल चुकी है, क्योंकि आज हम दोनों को सोने से भरा हुआ घड़ा मिल चुका था। आगे की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।